हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी बची हुई है विच इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बारे में बताऊंगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को जानने से पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में तो आप जानते हो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसी लिक्विड का, वही उसके सॉलिड फेज का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। जैसे पानी के जमने का जो टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, उसी तरह से जो बर्फ के पिघलने का टेम्परेचर है दैट इज ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर सेम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसकी जो है टोटल, चलो बच्चों, तो फ्रीजिंग पॉइंट की 3 डेफिनेशंस पॉसिबल हैं, जिनमें से सबसे पहली डेफिनेशन वो है जो आप ऑलरेडी जानते हैं, लिखें अपनी कॉपी में। इट इज द टेम्परेचर एट विच, तो फर्स्ट डेफिनेशन इज इट इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड सॉलिडिफाइज। ये वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी डेफिनेशन को समझते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो अपना फेवरेट जो ग्राफ रहा है इस चैप्टर का, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, एक बार दोबारा उसी ग्राफ को मैं बना रहा हूं आपके सामने। सो दिस इज वेपर प्रेशर एंड दिस इज टेम्परेचर। आपको तो पता ही है कि अगर आप एक लिक्विड लेते हो तो उसका कुछ वेपर प्रेशर होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर बेटा कम करते हो तो व्हाट हैपन्स टू द वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। ये दुनिया सब जानती है, आप भी जान गए हो। तो ये मैं बोल रहा हूँ ग्राफ का सेक्शन ए है। आप क्या कर रहे हो, आप टेम्परेचर लिक्विड का गिराते जा रहे हो तो उसका वेपर प्रेशर भी गिरता जा रहा है। इट्स अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप, एक कर्व की तरह ग्राफ होता है। यही सेम ग्राफ हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी देखा था। जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर कम कर रहे हो, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, वेपर कम हो रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जिस टेम्परेचर पे आकर वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है वही उस प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट T0F कहलाता है। तो T0F जो है इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, अब उसके बाद जब वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद आप उसको और ठंडा करते जाते हो, आप उसके टेम्परेचर को और कम करते हो, तो अब उसका फेज लिक्विड नहीं रहा, अब उसका फेज हो गया सॉलिड। लेकिन अभी भी उसका वेपर प्रेशर जो है वो 0 नहीं होगा। सॉलिड्स ऑल्सो हैव अ वेपर प्रेशर। जैसे बर्फ है, उसके ऊपर वेपर बनते हैं, बर्फ के ऊपर यू कैन सी द वेपर्स। अगर आप फ्रीजर से ट्रे को निकालोगे तो आप अचानक से देखोगे कि उसके ऊपर जो वेपर बन रहे हैं। तो जो लिक्विड होते हैं उनका तो वेपर प्रेशर होता ही है, लेकिन उनका जो सॉलिड फेज होता है बेटा, उसका भी वेपर प्रेशर होता है। तो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट से कम टेम्परेचर करने पे जो फेज होगा वो बदल जाएगा, कर्व की नेचर भी बदल जाएगी। तो कर्व की नेचर कुछ इस तरह की होती है। ये जो बी वाला कर्व मैंने बनाया, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। तो लिखते हैं यहां पर ए जो है इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, और बी जो है इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? चलो, तो ये यहां से जो डेफिनेशन मैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट की बताना चाहता हूं वो ये है। अगर मैं बोलूं बेटा इस पॉइंट पर कौन सा फेज एग्जिस्ट कर रहा है, क्या लिक्विड फेज एग्जिस्ट कर रहा है? द आंसर इज यस। और क्या सॉलिड फेज भी एग्जिस्ट कर रहा है? द आंसर इज यस। तो डेफिनेशन यहीं से आती है, सेकंड डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। लिखें अपनी कॉपी में, मैं यहां पे नोट कराता हूं आपको। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज becomes equal to the vapor pressure of solid phase। नोट कर लें इसको, ये सेकंड डेफिनेशन हो गई हमारी। ठीक है, तो यहां पर
लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है। कौन से टेम्परेचर पे? फ्रीजिंग पॉइंट पे। एक और डेफिनेशन है इसकी, लिखें, Fp is the temperature, Fp is the temperature at which the liquid and the solid phases are in equilibrium। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है, सॉरी दोनों का, या दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में आते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दे कम एट इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। समझ में आ गई बात? आसान है एकदम। चलो, फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के बाद लेट्स कम टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड, एंड द नेम ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। कब कमी आती है? जब एक सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया जाता है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो तभी डिफाइंड होती हैं जब एक वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया जाए, तो उस केस में फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट हम बोल रहे हैं कम हो जाता है। लेट्स सी हाउ। इसी ग्राफ को हम बेस बनाकर समझेंगे और एक मैं आपको जनरल तरीका और समझाऊंगा। तो ध्यान दें जरा, ये प्योर सॉल्वेंट था, ये उसका वेपर प्रेशर है। अगर मैं आपको बोलूं सॉल्यूशन बना दिया गया, प्योर सॉल्वेंट हट गया, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो हम सब जानते हैं ना अब तक, क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर, जैसे मान लो अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का इतना था, इतना, तो जब सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूट डल गया, तो वेपर प्रेशर यहां से थोड़ा नीचे आएगा। तो लेट्स से इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहले यहां था, अब यहां पे आ गया। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहले यहां था, अब यहां आ गया। इस टेम्परेचर पे पहले यहां था, अब यहां आ गया। इन सबको जोड़ा गया, इन सबको कनेक्ट किया गया, तो एक कर्व आया ऐसे। ये सब एक्सपेरिमेंट कर करके लोगों ने देखा, ये कर्व आया। और ये कर्व किसका है? अब ये कर्व को बोल रहा हूं मैं कर्व नंबर सी। तो सी जो कर्व है, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ, है ना। ये सॉल्यूशन की बात हो रही है, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये किसका वेपर प्रेशर है? इट इज द वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन। लेकिन वेपर्स आखिर बनते किसके हैं बेटा? वेपर तो हमेशा सॉल्वेंट के ही बनते हैं। तो ये वेपर प्रेशर है तो सॉल्वेंट का, लेकिन है सॉल्यूशन के ऊपर, इसलिए इसको हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल देते हैं। बट एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ओनली। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सी इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन या इन लिक्विड सॉल्यूशन। ध्यान दो जरा, अगर मैं सॉल्यूशन के टेम्परेचर को कम करता जाऊंगा, उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जहां पर जाकर ऐसा लगेगा सॉल्यूशन जमना शुरू हो गया। सॉल्यूशन क्या होना शुरू हो गया? फ्रीज होना शुरू हो गया। बेटा सॉल्यूशन के अंदर एक तो सॉल्वेंट है और दूसरा सॉल्यूट है। तो आप ये अच्छे से जान लें कि केवल और केवल सॉल्वेंट फ्रीज होता है, सॉल्यूट तो फ्रीज होता नहीं है। सॉल्यूट तो एक सॉलिड है पहले से। तो सॉल्यूट डज नॉट फ्रीज, ओनली द सॉल्वेंट विच इज द लिक्विड पोर्शन फ्रीजेस। इसको नोट कर ले। तो यहां पे जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेज, तो ये वाला पॉइंट है, दिस इज द न्यू फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए आप, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये था, और जब सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करी, जहां पर ये कर्व जाके सॉलिड वाले फेज को मिलेगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट बेटा कम हो गया। ये जो कमी आई है फ्रीजिंग पॉइंट में, ये जो कमी आई है, इसी कमी को, या ये जो रिडक्शन हुई है फ्रीजिंग पॉइंट में, इस रिडक्शन को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो डेल्टा टीएफ है, क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। ये क्वांटिटी पॉजिटिव आनी चाहिए बेटा। तो ये होगा टी नॉट एफ, इट विल बी टी नॉट एफ माइनस टी एफ। नोट करो इसको, इट विल बी टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ओके,
तो यहां से अगर फ्रीजिंग पॉइंट निकालना हो सॉल्यूशन का, तो हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू T0F माइनस डेल्टा TF। ये जो डेल्टा TF है ना, ये वाला, ये जो डेल्टा TF है, इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को ही बोलते हैं कमी आना। कितनी कमी आई फ्रीजिंग पॉइंट में? जितना पहले था, पहले ज़्यादा था, बाद में कम हो गया, तो दोनों का जो डिफरेंस है जो कि पॉजिटिव आएगा, दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना हो तो बेटा आप ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट में से डिप्रेशन को माइनस कर दो, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर दो। जैसे मान लो क्वेश्चन लेते हैं कि हमने पानी को लिया, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। मान लो आपको उसने बोला कि नमक डाल दिया हमने उसके अंदर, और नया फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इस केस में हुआ 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हम बोलेंगे कि ये वाली चीज़ 1 हो गई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये चीज़ 0 थी पहले, तो नया फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ जाएगा उस केस में? इट विल बी 0 माइनस 1 विच इज़ माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर 273 माइनस 1 इट इज़ 272 केल्विन। इज इट क्लियर? एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। ये वाली चीज़ जितनी ज़्यादा होगी बेटा फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। अगर ये 1 डिग्री सेल्सियस थी तो फ्रीजिंग पॉइंट वॉज -1, अगर ये 2 हो जाती तो फ्रीजिंग पॉइंट -2 हो जाता, अगर ये 5 हो जाती तो फ्रीजिंग पॉइंट -5 हो जाता। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे ये वाली क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। ये क्वांटिटी बढ़ती कैसे है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई सी भी हो, उसको बढ़ाने का क्या तरीका है हमारे पास कि हम सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाते जाएं, क्योंकि आपको तो पता ही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट उतनी ज़्यादा वो प्रॉपर्टी। हाँ कि ना? अब हम इसको देखेंगे, इसको एक्सपेरिमेंटली लोगों ने कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव करा। चलो बच्चों, तो ये जो डेल्टा TF है विच इज़ द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट was observed to depend directly on the molality of the solution। तो इसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई गई किसके? मोलैलिटी के। क्या बिल्कुल सेम चीज़ हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे भी पढ़ी थी? बिल्कुल सेम यही चीज़। वेरी गुड। तो यहाँ से जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकाला गया तो उसको लिखा गया KF और यहाँ लिखा गया स्मॉल m। ये जो KF है इसके फिर से 3 नाम रखे गए। एक तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, KF की बात कर रहा हूं मैं, दूसरा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और तीसरा, और इसका जो तीसरा नाम रखा गया वो था काइरोस्कोपिक कांस्टेंट, काइरोस्कोपिक कांस्टेंट। अब हम देखेंगे कि इस KF की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन जो कि CBSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन है कि भैया इसकी वैल्यू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर हो जाती है अगर मोलैलिटी को कितना रख दिया जाए? 1 मोलल। तो यही इसकी डेफिनेशन है। तो इसमें हम लिखेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज the depression in freezing point, for a 1 मोलल सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलल है तो KF की वैल्यू डेल्टा TF के बराबर आ जाती है। आ गया समझ में? इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं। इसके यूनिट्स वही हैं। क्या आपको इस फॉर्मूले को देखकर बिल्कुल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला याद नहीं है ना? मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला भी, डेल्टा TB वॉज इक्वल टू KB इंटू M। तो ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी मोलैलिटी पे डिपेंड कर रही है, ये भी मोलैलिटी पे डिपेंड कर रही है। यस और नो? चलो, तो ये डेफिनेशन हो गई। अच्छा, एक चीज और, वो चीज है कि अगर सॉल्यूट डिसोसिएट्स और एसोसिएट्स, अगर सॉल्यूट डिसोसिएट या टूटने वाला हुआ या जुड़ने वाला हो तो उस केस में आपको पता है वॉन टॉप फैक्टर का यूज होता है।
तो उस केस में जो डेल्टा टी एफ होगा दैट विल कम आउट टू आई इंटू के बी इंटू एम। बस ये चीज़ हो जाएगी। ये सेम चीज़ें आप डिप्रेशन उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ चुके हो। चलो, so this was about the fourth colligative property. चलो, before we move forward, I want to tell you the value of this kf. It is r t naught f का whole square divided by 1000 into L fusion. 1000 into L फ्यूजन। यह आपको याद होगा KB का भी हमने कुछ इसी तरह से लिखा था, बस फर्क क्या था कि ये जो L था वहां पर ये वाला वेपराइजेशन वाला L था। एक और लिखने का इसी को तरीका क्या हो सकता है कि R T नॉट F का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू, ये जो लेटेंट हीट होती है दिस इज डिफाइंड पर ग्राम, है ना। और जो डेल्टा H होता है, ये फ्यूजन का क्या मतलब है? फ्यूजन का मतलब है कि जब H2O लिक्विड जब H2O सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू H2O लिक्विड, तो इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H है उस डेल्टा H को बोलते हैं डेल्टा H फ्यूजन। ये है हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस इनटू 1 ग्राम ऑफ वाटर, एंड दिस इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 18 ग्राम ऑफ आइस इनटू 18 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 1 मोल की बात कर रहा है ये। तो अगर इसको 1 ग्राम में कन्वर्ट करना है इसको, तो बेटा इसको मोलर मास से डिवाइड कर दो, क्योंकि 18 ग्राम का है ना, तो 18 से डिवाइड कर दो मोलर मास ऑफ वाटर। तो यहां पे आ जाएगा डेल्टा H फ्यूजन और नीचे मोलर मास जो था ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज M सॉल्वेंट। तो KF ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको इसके बारे में मैं बता चुका हूं। ये अगर आपका 2 यूनिट्स पॉसिबल है, इसके 2 यूनिट पॉसिबल है, कौन कौन से बोलो? जूल पर ग्राम या फिर कैलोरी पर ग्राम। अगर आप जूल पर ग्राम लोगे तो R की वैल्यू 8.314, और अगर आप कैलोरी पर ग्राम लोगे तो R की वैल्यू 2। सेम इज द केस है। अगर ये चीज आपको जूल में दे दी तो आप R को 8.314 ले लेना, अगर ये चीज आपको कैलोरी में दे दी तो R को आप 2 ले लेना। क्लियर है? तो ये आपका KF के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये फॉर्मूला रेयरली पूछा जाएगा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे कि द वैल्यू ऑफ कायरोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दे देगा, चारों ऑप्शन इनसे मिलती जुलती होंगी, किसी में M को नीचे कर देगा, डेल्टा H को ऊपर कर देगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलो बच्चों, तो फ्रीजिंग पॉइंट की मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ से समझाई। यस और नो? आपको वो ग्राफ क्लियर है? जहाँ से हमने अभी डेल्टा TF निकाला है, आपने नोट कर लिया अपनी कॉपी में। मैं आपको एक तरीका और सिखाता हूँ डेफिनेशन, इसको फ्रीजिंग पॉइंट को देखने का, कि फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है। तो ध्यान दो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ बेटा कि एक लिक्विड है, प्योर लिक्विड मान लेते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, होंगे तो बहुत सारे बट हम थोड़े से बनाते हैं, इसको फ्रीज करना है। तो फ्रीज करने का क्या मतलब है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पास आना है, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर दूर होते हैं और जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को जब पास लेके आना है तो टेम्परेचर को मैं गिरा रहा हूँ, येस और नो। अच्छा, एक और सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। जब इसी लिक्विड के अंदर हमने सॉल्वेंट भी डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल बड़े बड़े होते हैं, ये लाइक दिस। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है सॉल्यूट के, ये तो पहले से ही सॉलिड है ना, ये तो लिक्विड है नहीं, इनको तो फ्रीज होना नहीं। फ्रीज किनको होना है? फ्रीज इन लिक्विड वाले मॉलिक्यूल्स को होना है। ये कब फ्रीज होंगे? जब ये सफिशिएंटली क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के। आप सोचो, आपने इनके बीच में बड़े बड़े बैरियर डाल दिए, तो क्या इनको पास लाने के लिए अब उतना ही टेम्परेचर काम करेगा जो जितना पहले कर रहा था? द आंसर इज नो। नाउ यू नीड अ लेसर टेम्परेचर टू फ्रीज दिस सॉल्यूशन। तो जैसे अगर ये सॉल्वेंट 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था, तो ये 0 पे कुछ नहीं होगा, आप 0 ले आओगे, लिक्विड ही रहेगा। समझ में आया आपको? ये लिक्विड रहेगा 0 पे। इसको फ्रीज होने के लिए हो सकता है -2 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ये -1 पे भी लिक्विड रहेगा, -1 पे भी लिक्विड रहेगा, हो सकता है। अगर मान लो आपने इतना सॉल्यूट डाल दिया कि फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो -1 पे भी लिक्विड रहेगा,
यहां से लोगों ने दिमाग चलाया और बोला अरे यार ये तो एंटी फ्रीज एजेंट की तरह काम कर सकता है। एंटी फ्रीज, जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं वहां पे जो रनवे होते हैं बेटा उनके ऊपर बर्फ जम जाती है। तो जब बर्फ जम जाती है, मान लो वहां टेम्परेचर हो गया -1 डिग्री सेल्सियस, अब बर्फ ने तो 0 पे ही जम जाना है, तो रनवे के ऊपर जो पानी होगा उसकी बर्फ जम जाएगी। तो जब प्लेन लैंड करेगा तो वो स्किड कर जाता है ना। तो एक्सीडेंट हुए हैं बहुत बड़े बड़े इस चीज़ को लेकर। तो फिर लोगों ने क्या करा, लोगों ने कहा नहीं यार इसको रोकना पड़ेगा। लोगों ने कहा चलो ठीक है -1 डिग्री सेल्सियस है तो एक काम करो, ऊपर जो पानी पड़ा हो उसके ऊपर कोई सॉल्यूट डाल दो। तो द मोस्ट कॉमन सॉल्यूट दैट पीपल यूज इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल एक बहुत ही अच्छा एंटी फ्रीज एजेंट है। क्या फॉर्मूला होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल का? CH2OH। CH2OH। अब ध्यान से सुनना, तो जब आप इथाइलिन ग्लाइकॉल डाल देते हो, वो जो रनवे पे पानी पड़ा हुआ है उसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लो -3 डिग्री सेल्सियस हो गया और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। क्या वो पानी को बर्फ बनने देगा? द आंसर इज नो, पानी लिक्विड ही रहेगा। लेकिन अगर आपने वो इथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्यूट की तरह ना डाला होता उस रनवे के ऊपर, तो उस केस में पानी जम गया होता और प्लेन स्किड करने स्टार्ट हो जाते। सिर्फ इतना ही नहीं, जो एरोप्लेन होते हैं उनके जो विंग्स होते हैं, जब बर्फ पड़ती है तो ऊपर विंग्स के ऊपर भी बर्फ पड़ जाती है। बर्फ अगर विंग के ऊपर होगी तो एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर सकता। तो वो ट्रक लेकर आते हैं, उस ट्रक के अंदर ये होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, और इथाइलिन ग्लाइकॉल का स्प्रे करते हैं पानी के ऊपर, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट गिर जाता है। मान लो बाहर का टेम्परेचर है -2 और उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना गिरा देते हैं कि वो -3 पे आ जाता है। तो क्या पानी बर्फ रहेगा? नो, द वाटर मेल्ट्स एंड इट जस्ट गोज अवे फ्रॉम द विंग्स। और इस तरह से इथाइलिन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल एक बहुत अच्छे एंटी फ्रीज एजेंट की तरह किया जाता है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, क्लियर है बात? तो जैसे मान लो आपने सॉल्यूट डाला, फ्रीजिंग पॉइंट 0 से -2 पे आ गया, अब -1 डिग्री सेल्सियस पे आप सेफ हो कि भैया पानी जमने वाला नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये इस तरह से डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। चलो बच्चों, अब हमने बहुत दिनों से हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। मैं आपको ज़रा समझाता हूँ कि इनकी एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के पढ़ने का रीज़न ये है कि हम हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। तो अपनी कॉपी में लिखो, वी कैन फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऐसे सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि द सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मैं आई का इस्तेमाल नहीं कर रहा, आई का इस्तेमाल करना हो तो आप कर सकते हो, है ना। लेकिन अभी हम आई के बिना देखते हैं। तो वी कैन फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे RLVP की बात करें तो RLVP क्या होता है? डेल्टा P अपॉन P0, है ना, रिमेंबर, इज इक्वल टू XB। अब ये जो XB है ये होता है आपका NB अपॉन NA प्लस NB। ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट की। यहां पर है P0A माइनस PA अपॉन PA। अच्छा, अब ये एक्चुअल फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब इस NB को क्या लिखते हैं? W अपॉन MB डिवाइडेड बाय NA प्लस W अपॉन MB। इसको एक्चुअली सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप मोलर मास ऑफ B निकाल सकते हो। मोलर मास ऑफ B कैन बी कैलकुलेटेड बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। देखो बेटा, ये सब एक्सपेरिमेंटली निकाले जा सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया, कितना पानी डाला निकाल लिया, कितने ग्राम सॉल्यूट डाला पता है, तो अननोन क्या बचता है? केवल MB अननोन बचता है, हम निकाल सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में आपको पता है कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है, तो हमने इसका एक मॉडिफाइड फॉर्मूला देखा था। क्या था मॉडिफाइड फॉर्मूला? मॉडिफाइड फॉर्मूला ये था कि P0A माइनस PA, न्यूमरेटर तो सेम रहता है लेकिन डिनोमिनेटर में यहां पे P0A होता है, डिनोमिनेटर में केवल PA रह जाता है और राइट में NB अपॉन NA रह जाता है। एक्चुअली तो ये है मॉडिफाइड फॉर्मूला, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। लेकिन बेटा NCERT में एक अप्रॉक्सीमेशन दे रखी है। NCERT में बहुत लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए उन्होंने बोला है कि आप इसी फॉर्मूला के अंदर RLVP वाले फॉर्मूला में, ये RLVP नहीं है, दिस इज नॉट RLVP ये है चेंज इन प्रेशर अपॉन ओरिजिनल प्रेशर, है ना। तो ये RLVP के एक्सप्रेशन में उन्होंने बोला कि आप डिनोमिनेटर में से इसको हटा दो। क्यों? बिकॉज द सॉल्यूशन इज सो डाइल्यूट
दैट दिस क्वांटिटी इज नेग्लिजिबल, तो आप इसको हटा सकते हो। जब इसको हटा दोगे तो इक्वेशन राइट हैंड साइड पे यही बन जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड पे यही रहेगी। तो उन्होंने बोला कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ये शायद मैं आपको बता भी चुका हूं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस NB अपॉन NA को इक्वेट करा सकते हो किसके बराबर, P0A माइनस PA अपॉन P0A। मतलब ये वाली चीज को इसके बराबर करना था, लेकिन इसको काट दिया, केवल इसके बराबर कर दिया। तो यहां से देखो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकल के आता है, यहां से निकल के आता है, ये हो जाता है WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय NA इज इक्वल टू P0A माइनस PA अपॉन P0A। तो सब कुछ मॉडिफाई करके हम ये निकालने में इंटरेस्टेड हैं। वी वांट टू फाइंड आउट दिस MB। तो देखते हैं क्या करें, थोड़ा यहीं पे कर लेते हैं। इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पर हो गया Na इंटू MB, MB को ऊपर ले आओ, बाकी सब इस साइड ले आओ। तो मोलर मास ऑफ B जो आ जाता है दैट कम्स आउट टू ऊपर चला गया। सो इट इज P0A WB डिवाइडेड बाय P0A माइनस PA इंटू MB, सॉरी नॉट MB, Na। ए तो समझते हो ना, A इज फॉर सॉल्वेंट एंड B इज फॉर सॉल्यूट। तो पहली प्रॉपर्टी जो RLVPA कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको इस्तेमाल करके मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ऐसे निकाला जा सकता है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बच्चों, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, है ना। क्या डेफिनेशन होती थी ऑस्मोटिक प्रेशर की? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्वेंट, फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। और सॉल्यूशन साइड पर जो एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसको हम बोलते थे ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी बात एक आपको याद है, मैंने आपको हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताया था। तो हाइपोटोनिक वो होता है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होता है। तो ऐसे अगर याद करो, मैं हल्का हल्का रिवाइज करा रहा हूँ बेटा आपको। ये जैसे मान लो ये एक तरफ है हाइपोटोनिक और एक तरफ है हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपोटोनिक का मतलब लेस कॉन्सेंट्रेटेड और लेस पाई, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, लेस कॉन्सेंट्रेटेड। तो ऑस्मोसिस की एक और डेफिनेशन होती है, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये भी अपनी कॉपी में नोट कर लो। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर था, आपको याद होगा, ये पाई वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, वेयर सी वॉज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स पर लीटर। यस और नो, यस और नो। तो पाई जो है वो सी के प्रोपोर्शनल होता है और पाई की वैल्यू आती है CRT। पाई की ये वैल्यू आती थी। ये जो सी होता है, व्हाट इज सी? सी होता है, इसको हमने ICRT लिखा था। हमने आई को जनरल हमेशा लिखने की आदत बनाई थी, क्योंकि अगर नहीं आई का यूज हो तो आई को मान लेते थे। तो आई को लिखे रहने देते हैं। सी का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू R इंटू T, यहाँ हो गया पाई। V को इधर ले आते हैं, IRT को नीचे ले आते हैं, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, इधर रहने देते हैं, तो ये हो गया पाई V अपॉन IRT। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B हो गया बेटा WB अपॉन मोलर मास ऑफ B। ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आप देखो मोलर मास ऑफ B निकल के आएगा, क्या आएगा, इसको इधर, बाकी सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई। सो इट विल बी WB इंटू IRT अपॉन पाई V। तो इस सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाला जा सकता है। चलो बच्चों, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को एक साथ पढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहां से भी हम मोलर मास निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ये आएगा डेल्टा DB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M, I इंटू KB इंटू M। तो यहां से आ जाएगा I इंटू KB इंटू, ये जो M है इसको मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन
kg। ठीक है, ये हो गया डेल्टा टीबी। तो यहां से एनबी जो है, एनबी को लिखा गया डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन आई के बी, और एनबी को मैं लिख सकता हूं फर्दर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो यहां से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो आएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो आएगा, इसको इधर बाकी सब उस साइड, आई के बी इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, ऐसे लिखा जा सकता है। और बिल्कुल ऐसा ही फ्रीजिंग पॉइंट के केस में भी होता है ये वाला एक्सप्रेशन। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो फ्रीजिंग पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा, यहीं से लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। अब ये फॉर्मूले आपको याद नहीं करने, दीज फॉर्मूले यू डोंट हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले जो हैं वहीं पे फटाफट से डिराइव कर लेने। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा मोलर मास का, चारों में से कोई भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो एक जो छोटी चीज़ मेरे को और बतानी है वो ये है कि अगर मैं तीन लास्ट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को देखूं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये मोलैरिटी पे डिपेंड कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम बोल रहे हैं, और ये जो डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ है, ये दोनों आर डिपेंडिंग ऑन मोलैलिटी। तो ऐसा क्यों कि इनको हमने मोलैलिटी की टर्म्स में नापा और इसको हमने कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोल्स पर लीटर की टर्म्स में नापा? उसका रीज़न ये है कि जब हम ये दोनों नापते हैं, ये दोनों, तो बेटा उसमें टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन होती है, और जब टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस। व्हाई? बिकॉज मोलैरिटी इज डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर आप ये वाली कैलकुलेशंस कर रहे हो, तो या आप फ्रीजिंग पॉइंट निकाल रहे हो सॉल्यूशन का, या आप बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हो सॉल्यूशन का, तो उस केस में जो आपका टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट खुद वो फ्लक्चुएट करता है डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना सॉल्यूट डाल रखा है। और जिसकी वजह से अगर आपने इनकी कैलकुलेशन इस सी की टर्म्स में की होती तो आपको ये सी की वैल्यू वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, लेकिन जो मोलैलिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती। तो जब टेम्परेचर वाली कैलकुलेशंस करनी है तो मोलैलिटी का इस्तेमाल करा, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन करनी है तो कॉन्सेंट्रेशन का इस्तेमाल करा। ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करते वक्त कभी भी टेम्परेचर को चेंज नहीं किया जाता। ये सब नोट कर लो अपनी कॉपी में कि व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड द टेम्परेचर इज फिक्स्ड, और इसलिए सी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए हम सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछता है कभी कभी कि मोलैलिटी यहाँ पे यूज़ क्यों करी, जबकि मोलैलिटी को कैलकुलेट करना या मोलैलिटी को मेजर करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ होता है। मोलैलिटी को मेजर करना क्या होता है, कंपैरेटिवली टफ होता है, लेकिन यहाँ पे मोलैलिटी को यूज़ करना इज़ लाइक अ जिसको बोलते हैं ना, इट इज़ नॉट आवर चॉइस बट इट इज़ अ कंपल्शन टू यूज़ मोलैलिटी इन द केस ऑफ डेल्टा टी बी एंड डेल्टा टी एफ। क्या आपको ये वाली बातें सारी क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ ज़रा अपनी कॉपी में नोट करें अच्छे से, जो हमने अभी पढ़ा उसको रिवाइज करें। मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, दैट विल बी द एंड ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो गाइस, हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज लुक एट द क्वेश्चन। It says that 10% W by W solution of urea is taken. Calculate delta TB and delta TF. क्वेश्चन को नोट करें, करने की कोशिश करें। आपको दे रखा है, अच्छा आपको बेटा याद भी रखना है कि ये जो सॉल्यूशन है किसका होगा, लिक्विड कौन सा है इसमें, मतलब सॉल्वेंट कौन सा है, पानी। अगर कुछ नहीं किया है तो सॉल्वेंट इज ऑलवेज वाटर। डेल्टा DB पानी का आपको याद रखना है 0.52 होता है, केल्विन kg पर मोल, यूनिट्स आपको पता है। और डेल्टा TF जो होता है वो होता है 1.86, ये आप रट लें। अब क्वेश्चन में बोला 10% W by W सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज टेकन, कैलकुलेट डेल्टा DB एंड डेल्टा TF। बड़ा ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 10% W by W मतलब लिखते हैं यहाँ पर 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये वाला है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम यूरिया, तो इसका मतलब इसके अंदर 90 ग्राम पानी, 90 ग्राम पानी, 10 ग्राम यूरिया 90 ग्राम पानी, 10 ग्राम यूरिया 90 ग्राम पानी। मोलैलिटी निकालो, मोलैलिटी होता है N/W, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट देखो 10 ग्राम यूरिया में कितने मोल सॉल्यूट है, 10/60 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो 90/1000। यस और नो? निकाल लो मोलैलिटी पे, तब दोनों जगह काम आएगी। ये इससे गया, 1 0 इससे गया, 100 ऊपर चला गया, सो इट बिकम्स 100/54। बस छोड़ दो ऐसी,
लीव इट लाइक दिस, या चलो और एक 2 से काट देते हैं, तो ये 27, यहाँ पे 50, बस छोड़ दो ऐसे। चलो डेल्टा डी बी पे आते हैं। डेल्टा डी बी होता है के बी इंटू एम, आंसर आ जाएगा 0.52 इंटू 50/27। ऐसे नहीं छोड़ना, अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप सॉल्व करो और आंसर निकालो, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देख लेना। 5.2 इंटू 5 होता है 26, 26/27, तो आंसर आ जाएगा 0.96 के आसपास। तो डेल्टा टी बी आ गया 0.96, इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है 0.96। इसका मतलब नया बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये एलिवेशन होता है बेटा, एलिवेशन, एलिवेशन मतलब बढ़ गया, बढ़ गया मतलब ज़्यादा, माइनस जो शुरू में था इज इक्वल टू 0.96। पानी का तो 100 होता ही है, तो टी बी जो है वो आ गया 100.96 डिग्री। समझ में आया। तो जब डेल्टा टी बी है, जब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो ये अगर प्रॉपर्टी होती है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, डेल्टा टी एफ निकालते हैं। डेल्टा टी एफ जो आएगा दैट विल कम आउट टू, यही सेम फॉर्मूला, बस ये हो जाएगा के एफ इंटू एम, सो दैट विल बी इक्वल टू 1.86 इंटू मोलैलिटी, तो यही यूज करेंगे 50/27। आंसर आएगा ये हो जाएगा 993/27। तो आंसर आएगा, करके देख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली निकाल रहा हूँ 3.5 डिग्री सेल्सियस। केल्विन भी लिख सकते हो, एक ही बात है, डेल्टा टी निकाल रहे हैं। इसका मतलब बेटा फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ गया, कमी आ गई, कितनी, लगभग 3.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब नया फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है T0F माइनस TF, ये आ गया 3.5। T0F को 0 डिग्री सेल्सियस लिख सकता हूँ, माइनस TF इज इक्वल टू 3.5। सॉल्व करो, सॉल्व करो, तो यहां से TF की वैल्यू आएगी माइनस 3.5 डिग्री सेल्सियस। दिस विल बी द आंसर। क्लियर है क्या ये, सबको समझ में आ गई बात। और एक दो क्वेश्चन दूं आपको, चलो और देखते हैं। चलो बच्चों, तो आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, जिसके अंदर बोला है 2 मोलर, ये मोलर है नॉट मोलल, एक्वस यूरिया सॉल्यूशन हैज फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू डैश। आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है, तो करें कोशिश। आपको मोलैरिटी दे रखी है जो कोई किसी काम की नहीं है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट की कैलकुलेशन में मोलैरिटी चाहिए। तो आपको पहले मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको याद है एक फॉर्मूला भी लिखवाया गया आपको इसके लिए, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आता तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलो हम फॉर्मूले से नहीं जाएंगे, फॉर्मूले मुझको तो याद नहीं रहते, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो जरा, 2 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब है इसका जो लिखा हुआ ना 2 मोलर, इसका मतलब ये है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मुझे वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं, मुझे डेंसिटी दे रखी है, उससे मैं निकालूंगा मास कितना है इसका। तो मास निकालते हैं, मास होगा 1 लीटर का मतलब 1000 ml, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1.2, आंसर आएगा 1200 ग्राम। तो 1 लीटर सॉल्यूशन का मास है 1200 ग्राम, जिसमें से 2 मोल्स यूरिया के हैं। तो 1 मोल यूरिया 60 ग्राम होता है, तो 2 मोल यूरिया कितने हो गए 120 ग्राम यूरिया, और टोटल सॉल्यूशन 1200 ग्राम। तो पानी निकल जाएगा। पानी कितना है, वाटर इज 1200 माइनस 120 इज इक्वल टू 1080 ग्राम्स। आ गई बात समझ में। पानी का मास आ गया, यूरिया के मोल्स तो पहले से ही, हम मोलैलिटी निकालने को तैयार है। मोलैलिटी होती है N/W, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं बेटा 2 मोल्स, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्व करो, 4 से काटो, ये आएगा 27, 4 से काटा तो यार 50। पहले भी ऐसे ही कुछ आया था 50/27 पिछले क्वेश्चन में। चलो मोलैलिटी आ गई। अब हम निकालेंगे डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ होता है के एफ इंटू एम। आंसर आता है के एफ कितना है 1.86 इंटू 50/27। हमने किया था अभी जस्ट 3.5 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो आएगा वो आएगा माइनस 3.5 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर? क्या आप केल्विन में भी निकाल लोगे फ्रीजिंग पॉइंट? वेरी गुड।